हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, जो हमारी एमए पॉलिटिकल साइंस वाली सीरीज है, उस सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अरस्तु। अरस्तु का आज हम देखेंगे आदर्श राज्य का सिद्धांत उन्होंने क्या दिया था। इस सिद्धांत में हम ये सारी चीजें देखेंगे। क्रम मैंने नीचे से ऊपर की ओर ही लगाया है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने आदर्श राज्य क्या किसे कहा है। तो देखिए, अरस्तु ने आदर्श राज्य के लिए काइनोनिय शब्द का प्रयोग किया है। काइनोनिया शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है सभी व्यक्ति समान है। उसके राज्य में रहने वाले जितने व्यक्ति हैं, उस अपने सभी व्यक्तियों को उन्होंने समान माना है, अगर उसके काइनोनिया शब्द के अर्थ के अकॉर्डिंग देखा जाए। इसका स्रोत क्या है? स्रोत उन्हीं की वही पुस्तक पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स का 7वां व 8वां भाग, 7वें और 8वें भाग में इन्होंने आदर्श राज्य का वर्णन किया है पॉलिटिक्स के। इनका जो आदर्श राज्य का सिद्धांत है वो ऐसा माना जाता है कि प्लेटो का जो उपादर्श राज्य है, उपादर्श राज्य से ही इन्होंने अपना आदर्श राज्य का सिद्धांत लिया है, और उसी में ही इन्होंने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ बेहतर बदलाव किए हैं उपादर्श वाले राज्य के सिद्धांत से, जो उपादर्श राज्य प्लेटो ने लॉज में दिया था। ठीक है, हमने डिस्कस किया हुआ उपादर्श राज्य बहुत अच्छे से प्लेटो का। तो ये है उनका आदर्श राज्य, हमें याद रखना है। आदर्श राज्य के लिए उन्होंने काइनोनिय शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है सभी व्यक्ति समान है। स्रोत इसका पॉलिटिक्स है। 7वें और 8वें भाग में इन्होंने वर्णन किया है पॉलिटिक्स के। और इनका जो आदर्श राज्य है वो प्लेटो का जो उपादर्श राज्य है, जो जिसका वर्णन उन्होंने लॉज में किया था, उसी का ही संशोधित रूप है। ठीक है, उसी में ही उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं। अब देख लेते हैं इनके आदर्श राज्य के उद्देश्य क्या है। देखिए, उन्होंने बताया है कि जो आदर्श राज्य है, उनके आदर्श राज्य का उद्देश्य क्या है? व्यक्तियों को या नागरिकों को उत्तम जीवन उपलब्ध कराना, और ऐसे जीवन के लिए आवश्यक भौतिक और आध्यात्मिक साधनों की व्यवस्था करना। जो उत्तम जीवन है, उन्होंने कहा कि उत्तम जीवन का जो निर्माण होगा वो नैतिक व बौद्धिक सद्गुणों के आधार पर ही होगा। उन्होंने बताया था कि देखिए, जो मेरा आदर्श राज्य का उद्देश्य क्या है? आदर्श राज्य का उद्देश्य है व्यक्तियों को, सभी नागरिकों को उत्तम जीवन उपलब्ध कराना। उत्तम जीवन उपलब्ध कराने के लिए या उत्तम जीवन के निर्माण के लिए जो सभी नागरिक हैं, सभी नागरिकों में नैतिक और बौद्धिक सद्गुण होने चाहिए। नैतिक और बौद्धिक सद्गुण ही व्यक्तियों के उत्तम जीवन के आधार हैं। जो राज्य होगा, राज्य का कार्य क्या है? राज्य का कार्य यही है कि जो व्यक्ति उत्तम जीवन जिएंगे, उस उत्तम जीवन को जीने के लिए जिन भौतिक और आध्यात्मिक साधनों की आवश्यकता होगी, उसकी आवश्यकता की पूर्ति करना, उस आवश्यकता की पूर्ति करना या उससे संबंधित साधनों की व्यवस्था करना, नागरिकों को वे साधन उपलब्ध कराना जो उनके उत्तम जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, ये था उनके आदर्श राज्य का उद्देश्य। अब हम देख लेते हैं कि इन्होंने जो अपना आदर्श राज्य है उसका स्वरूप किस तरह से निर्धारित किया है और उसकी रचना किस प्रकार से निर्धारित की है। ठीक है, ये सब हम उनके स्वरूप और रचना में ही देखेंगे, जनसंख्या से लेकर शिक्षा तक के जितने भी टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं जनसंख्या। जनसंख्या में उन्होंने संतुलित जनशक्ति पर बल दिया है। उनका कहना था कि देखिए, जो राज्य है, राज्य में ना तो जनसंख्या अधिक होनी चाहिए और ना ही जनसंख्या कम होनी चाहिए। इतनी कम जनसंख्या भी नहीं होनी चाहिए कि जो राज्य के संसाधन है, राज्य के संसाधनों का उपयोग ही ना किया जा सके, और इतनी ज्यादा जनसंख्या भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि जो राज्य है, राज्य के जो संसाधन है वो संसाधन कम पड़ जाए। उन्होंने कहा था कि जो राज्य है, राज्य की महानता इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि राज्य में संख्या कितनी है, बल्कि राज्य में रहने वाली जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के में गुण कितने हैं, वो इस बात पर निर्भर करती है। ठीक है, राज्य की महानता जनसंख्या के गुणों पर निर्भर करती है, इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वहां पर रहने वाले लोग कितने हैं। जो दास और विदेशियों से भरा हुआ राज्य है, उस राज्य को उन्होंने श्रेष्ठ राज्य नहीं बताया, वो एक बेहतर राज्य नहीं है। फिर आबादी के बारे में उन्होंने बताया कि आबादी इतनी हो कि राज्य आत्मनिर्भर बन सके और जो प्रशासनिक कार्य हैं उसमें असुविधा ना हो। राज्य की जो महानता है वो इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि राज्य में जनसंख्या कितनी है। ये बात सही भी है, क्योंकि राज्य में जनसंख्या कितनी है, अगर कोई एक राज्य है, उस राज्य में हद से ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन वो अकुशल जनसंख्या है, अनपढ़ जनसंख्या है, किसी भी कार्य में उस जनसंख्या का कोई योगदान नहीं है, तो ऐसे राज्य में ऐसी जनसंख्या का होने का कोई फायदा नहीं है राज्य के लिए। राज्य में जनसंख्या होनी चाहिए, भले ही चाहे कम जनसंख्या हो, लेकिन उस जनसंख्या में गुण ज्यादा हो, राज्य में रहने वाले निवासियों में गुण ज्यादा होने चाहिए। उसी से ही राज्य आत्मनिर्भर बन सकेगा, विकसित हो पाएगा, विकास कर पाएगा।
उन्होंने दास और विदेशियों से भरे राज्य को बेहतर राज्य नहीं माना है। उनका मानना है कि जो ऐसा राज्य होता है, ऐसा राज्य अधिक दिनों तक टिक नहीं पाता है, इसलिए यह राज्य बेहतर राज्य नहीं है। दूसरा, आकार। राज्य का आकार क्या होना चाहिए? आकार के बारे में भी उन्होंने कहा कि राज्य का आकार न तो ज्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज्यादा छोटा होना चाहिए। भौगोलिक क्षेत्र राज्य का, उसका जो विस्तार है, विस्तार केवल इतना होना चाहिए कि जो वहां के निवासी हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। फिर उसके बारे, आकार के बारे में उनका कहना था कि जो राज्य की भूमि है वो उपजाऊ होनी चाहिए। राज्य के जो क्षेत्र हैं वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बटे होने चाहिए। इसके साथ ही राज्य कहाँ स्थापित होना चाहिए? ऐसी जगह पे स्थापित होना चाहिए जहां जल प्लस स्थल दोनों भाग हो, जिससे कि जलीय मार्ग से व्यापार में सुविधा हो सके। ऐसे राज्य की भौगोलिक स्थिति उन्होंने बताई है। राज्य का आकार कैसा होना चाहिए? ना तो ज्यादा बड़ा राज्य होना चाहिए, ना ज्यादा छोटा राज्य होना चाहिए। केवल वहां के उसका जो विस्तार कितना होना चाहिए कि जो राज्य में रहने वाले निवासी हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उस राज्य की भूमि उपजाऊ हो, क्षेत्र ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बटा हुआ होना चाहिए और राज्य की जो स्थिति है वो स्थिति जल और स्थल दोनों के निकट होनी चाहिए, जिससे कि जलीय व्यापार में भी राज्यों को सहयोग मिल सके, सहायता मिल सके। फिर थर्ड है आर्थिक स्वरूप। आर्थिक स्वरूप में एक तो मैंने आपको बता ही दिया है कि राज्य जो है, राज्य की जल से निकटता होनी चाहिए जिससे कि जलीय व्यापार आसान हो। दूसरा, राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के पास व्यक्तिगत संपत्ति आवश्यक रूप से होनी चाहिए, निजी संपत्ति होनी चाहिए। जो भूमि है, भूमि पर शासक प्लस सैनिक वर्ग का स्वामित्व हो, मालिकाना हक शासक और सैनिक वर्ग का हो और इस पर जो कार्य करने वाले हो दास, किसान। आर्थिक स्वरूप राज्य का कैसा होगा कि आर्थिक स्वरूप में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि राज्य की जो स्थिति होगी वो जल से निकटता में होगी। ठीक है, जलीय मार्ग भी होगा राज्य में। क्यों होगा? जिससे कि जलीय व्यापार सरल हो सके। फिर प्रत्येक व्यक्ति के पास व्यक्तिगत संपत्ति होनी चाहिए जिससे कि वो राज्य के विकास के लिए कार्य कर सके। थर्ड, उन्होंने बताया कि जो भूमि है, राज्य की जो भूमि है, उस भूमि पर केवल शासक वर्ग और सैनिक वर्ग का मालिकाना हक होना चाहिए। उन लोगों के मालिकाना हक होंगे लेकिन उन पर जो काम करेंगे वो दास और किसान लोग करेंगे, उनका मालिकाना हक भूमि पर नहीं होगा। ये बताया उन्होंने आर्थिक स्वरूप आदर्श राज्य के लिए। फिर सामाजिक स्वरूप उन्होंने क्या बताया? उन्होंने 2 प्रकार के निवासी बताए हैं राज्य में। एक तो है पूर्ण अंग नागरिक और दूसरे हैं आवश्यक साधन। जो ये आवश्यक साधन है इसमें सजीव प्लस निर्जीव दोनों साधन शामिल है, लेकिन ये नागरिक नहीं हो सकते। ठीक है, सजीव निर्जीव दोनों। सजीव कैसे होंगे? जैसे दास हो गए, किसान हो गए, श्रमिक हो गए, ये तो हो गए सजीव साधन। और निर्जीव हो गए, खेती हो गई, मकान हो गई, खनिज तत्व हो गए, ये हो गए निर्जीव साधन। लेकिन इन सजीव साधनों में जैसे दास हैं, उन दासों को उन्होंने नागरिक नहीं माना है। उन्होंने कहा है कि वो दास हैं तो दास ही रहेंगे, वो नागरिक नहीं बन सकते। जो ये पूर्ण अंग नागरिक है, ये कार्य क्या करेंगे? इनके 6 कार्य बताए गए हैं। पूर्ण अंग नागरिक में कौन शामिल होगा? शासक वर्ग शामिल होगा, मध्यम वर्ग या सैनिक वर्ग शामिल होगा। फिर समाज में उन्होंने 6 प्रकार के कार्य बताए हैं। कौन कौन से? नंबर 1 भोजन व्यवस्था, नंबर 2 कला व दस्तकारी को प्रोत्साहन, 3 सुरक्षा, 4 संपत्ति के कुल प्रकारों का संचय, देवराधना और न्याय व्यवस्था। इसमें उन्होंने श्रम विभाजन किया। श्रम विभाजन कैसे किया है कि जो दस्तकारी है और जो भोजन की व्यवस्था है, ये कार्य कौन करेंगे? ये कार्य दास करेंगे, सर्फ करेंगे, सर्फ या किसान करेंगे। ठीक है, किसान वर्ग के लोग इस कार्य को करेंगे। बाकी जो ये 4 कार्य है, ये 4 कार्य शासन वर्ग के लोग करेंगे और शासन वर्ग के लोग भी इन कामों को बांटेंगे। ठीक है, सुरक्षा कार्य सैनिक वर्ग को दिया जाएगा, देव आराधना के लिए पुजारी नियुक्त होगा, पुजारी को दिया जाएगा, न्याय व्यवस्था न्यायाधीश करेगा, संपत्ति के प्रकार का संचय एक अलग अधिकारी करेगा। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने ये 4 काम तो बताए हैं कि इन 4 कामों को, जो महत्वपूर्ण काम है उनको शासक वर्ग करेगा और जो भोजन व्यवस्था और जो कला और दस्तकारी है उस कार्य को कौन करेगा? उस कार्य को दास वर्ग करेगा, किसान वर्ग करेंगे, या जो श्रमिक वर्ग होगा श्रमिक वर्ग उन कार्यों को करेगा। जो ये शासन वर्ग होगा, जो ये कार्य करेगा, इनके पास उन्होंने बताया कि जो संपत्ति होगी, इनके पास संपत्ति होना आवश्यक है।
ऐसा नहीं है कि शासक वर्ग में ये आ गए और उनके पास संपत्ति नहीं। हालांकि वैसे ये तो बात नो नहीं है कि जो शासक वर्ग में, जो अरस्तु के शासक वर्ग में जो लोग शामिल होंगे उनके पास संपत्ति तो पहले से होनी ही होनी है। फिर अरस्तु का कहना था कि अच्छा राज्य वही है जो अपने राज्य में लोगों को ये सारे कार्य प्रदान कराए, वही सक्षम राज्य है जो अपने नागरिकों को अपने राज्य में ये सारी सुविधाएं प्रदान करा सके। तो ये था राज्य का सामाजिक स्वरूप। अब हम देख लेते हैं उन्होंने नागरिकों के चरित्र के बारे में क्या कहा था। नागरिकों के चरित्र के बारे में उन्होंने कहा था कि देखिए, जो राज्य कार्य है, राज्य कार्य करने के लिए नागरिकों का सद्गुणी होना जरूरी है, साहसी होना जरूरी है और इसके साथ साथ ही बुद्धिमान होना भी जरूरी है। फिर उन्होंने जो नागरिक है, नागरिक को मानव स्वभाव और जलवायु के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग होंगे? सबसे पहले नंबर पे तो उन्होंने यूरोप के निवासियों के बारे में कहा था कि जो यूरोप है, यहाँ जो सर्दी पड़ती है, शीत ऋतु होती है, यहाँ लोगों में साहस और शौर्य तो होता है, ये तो होगा, लेकिन विवेक प्लस कौशल की कमी होती है। दूसरा उन्होंने बताया कि जो एशिया है, एशिया की जलवायु कैसी है? गर्म जलवायु है। यहाँ के जो लोग होंगे उनमें दूरदर्शिता तो पाई जाती है लेकिन साहस नहीं होता। फिर थर्ड नंबर पे इन्होंने बताया यूनानी लोगों को कि देखिए, जो यूनानी लोग हैं वो यूरोप और एशिया, यूरोप प्लस एशिया के बीच में स्थित है और यहाँ पर सम जलवायु है, ना तो ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडी। इसी वजह से जो यहाँ के नागरिक होंगे वो श्रेष्ठ नागरिक होते हैं और यही शासक वर्ग बनने के लायक हो। अपने ही देश के लोगों को बेहतर बताना है कि देखिए, जो नागरिकों का चरित्र है, नागरिकों का चरित्र किसी भी राज्य में कैसा होना चाहिए। जो राज्य कार्य है, राज्य कार्य के लिए उन्होंने बताया कि नागरिकों का सद्गुणी, साहसी और बुद्धिमान होना जरूरी है। मानव स्वभाव और जलवायु के आधार पर उन्होंने नागरिकों को 3 भागों में बांटा है। यूरोप में शीत ऋतु होगी, लोगों में साहस और शौर्य होगा, विवेक और कौशल की कमी होगी। एशिया में गर्म जलवायु होगी, लोगों में दूरदर्शिता होगी लेकिन साहस कम होगा, साहस नहीं होगा। यूनानी जो लोग हैं, क्योंकि यूनानी लोग यूरोप और एशिया के बीच में रहते हैं, तो उनमें इन दोनों के गुणों का समावेश होता है, इसलिए वे श्रेष्ठ नागरिक होते हैं और इसलिए उनको शासन वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए और इसलिए उनको दास नहीं बनाया जा सकता। फिर देख लेते हैं विवाह के बारे में उन्होंने क्या कहा। विवाह के बारे में उनका कहना था कि नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो विवाह है, विवाह का संचालन राज्य द्वारा होना चाहिए। विवाह के लिए जो आयु उन्होंने बताई है वो महिला की आयु 18 वर्ष और पुरुष की आयु 37 वर्ष बताई है। और इसमें उन्होंने बताया था कि देखिए, जो विवाह की आयु होगी, जो संतानोत्पत्ति होगी, जो गर्भपात कानून होंगे, इन सब का नियमन किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य द्वारा किया जाएगा। क्योंकि संतानोत्पत्ति से राज्य क्या करेगा? राज्य जनसंख्या पर नियंत्रण रखने का प्रयास करेगा। आयु के द्वारा वो जो नागरिक है, नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखेगा। गर्भपात कानून के द्वारा भी जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास किए जाएंगे। तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे? इन सारे कार्यों का नियमन राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए। फिर आता है राज्य में विधि का शासन। विधि के शासन के बारे में इनका कहना था कि देखिए, कोई भी रीति रिवाज हो, कोई भी परंपरा हो, कि जो विधि है, कानून का जो शासन है, कानून के शासन की बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए राज्य में जो शासक होगा, जो भी शासक होगा, उसके ऊपर विधि की संप्रभुता अवश्य होनी चाहिए। फिर आता है शिक्षा। शिक्षा को इन्होंने 3 चरणों में बांटा है। किस वर्ष की आयु तक व्यक्ति को इन्होंने शिक्षा देने की बात की गई है और जो ये आयु है 21 वर्ष की, ये 7 वर्ष में बांटी गई है। 3 चरण कौन कौन से हैं इनमें हम देख लेते हैं। पहला चरण, इसमें जो शिक्षा दी जाएगी वो जन्म से लेकर 7 वर्ष की आयु तक दी जाएगी और इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य बच्चे का शारीरिक विकास करना होगा। ये शिक्षा कैसे दी जाएगी? कहानियों के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, शारीरिक खेलकूद और पारिवारिक मनोरंजन के द्वारा बच्चे को शिक्षा दी जाएगी 0 से लेकर 7 वर्ष की आयु तक। जो दूसरा चरण होगा उसमें 7 से लेकर 14 वर्ष तक बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चे का चरित्र और उसका नैतिक विकास करना होगा। इसे उन्होंने अप्राकृतिक इच्छाओं और संवेगों पर नियंत्रण का काल बताया है। इसमें जो पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम में जिम्नास्टिक यानी कि व्यायाम, संगीत, पढ़ना लिखना, ये सभी चीजें शामिल होंगी। फिर थर्ड आता है, तीसरा चरण आता है 14 से लेकर 21 वर्ष की आयु तक शिक्षा। इसका उद्देश्य व्यक्ति का बौद्धिक और मानसिक विकास करना होता है। इस समय बच्चे में तर्क और विवेक का विकास होता है। पाठ्यक्रम क्या होंगे? इतिहास, भूगोल,
गणित आदि प्रकार के पाठ्यक्रम अपनाए जाएंगे। तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र की भी शिक्षा इसी समय में दी जाएगी। और जो शिक्षा है, शिक्षा पर पूर्णतः राज्य का नियंत्रण होगा। ये आते हैं उनका जो शिक्षा का सिद्धांत था। शिक्षा में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने 3 चरणों में शिक्षा पूर्ण करने के बारे में बताया, 21 वर्ष की आयु तक बताया और 7-7 वर्षों में इसे बांटा है 3 चरणों में। पहले चरण में व्यक्ति जन्म से लेकर 7 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करेगा। इस चरण का जो मुख्य उद्देश्य होगा वो शारीरिक विकास करना होगा व्यक्ति का। कहानियों के माध्यम से बच्चे को शिक्षा दी जाएगी, शारीरिक खेलकूद के माध्यम से और पारिवारिक मनोरंजन के माध्यम से। सेकंड नंबर पे दूसरा चरण है, उसमें 7 से 14 वर्ष तक की आयु में बच्चे को शिक्षा दी जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चे का चरित्र और नैतिक विकास करना होगा। अरस्तु ने कहा है कि ये बच्चे की अप्राकृतिक इच्छाओं और संवेगों पर नियंत्रण का काल है। इस समय में बच्चे को बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझकर शिक्षा देनी पड़ेगी। इसमें जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम जिम्नास्टिक, संगीत, पढ़ना लिखना आदि को शामिल किया गया है। फिर तीसरे चरण में 14 से 21 वर्ष तक की शिक्षा उन्होंने बताई है बच्चे को देनी है। इसका जो उद्देश्य होगा बच्चे का बौद्धिक और मानसिक विकास करना होगा। इस चरण के फलस्वरूप बच्चे में तर्क और विवेक का विकास होगा। इसके पाठ्यक्रम कौन कौन से होंगे, इतिहास, भूगोल, गणित, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, इस तरह के जो पाठ्यक्रम होंगे वो तीसरे चरण में बच्चे को पढ़ाए जाएंगे। और जो शिक्षा होगी, शिक्षा पर पूर्ण रूप से राज्य का नियंत्रण होगा, पूर्णतः राज्य के द्वारा शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये था अरस्तु का शिक्षा का सिद्धांत। अब हम इसके बाद इनकी आलोचनाएं देख लेते हैं कि इनके आदर्श राज्य के सिद्धांत की जो अवधारणा है उसकी आलोचनाएं क्या क्या की जाती है। इसकी जो पहली आलोचना है वो है अस्पष्ट विचार। अस्पष्ट विचार क्यों है, क्योंकि देखिए जो इसके आलोचक है, आलोचकों का कहना है कि जो अरस्तु है, अरस्तु ने अपने आदर्श राज्य के लिए शब्द दिया है काइनोनिया। काइनोनिया का अर्थ होता है कि राज्य में जो सभी व्यक्ति हैं वो सभी समान हैं। लेकिन उसने अपने राज्य में सभी व्यक्ति को समान नहीं माना है। उसने शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और दास वर्ग में उसने फर्क किया है। तो ये जो उनका सिद्धांत है, आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है, ये एक अस्पष्ट विचार है। दूसरे आधार पर आलोचना की जाती है, वो आधार है प्लेटो का उपादर्श सिद्धांत। आलोचकों का मानना है कि देखिए इन्होंने जो अपना आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया है, इनका ये मूल सिद्धांत नहीं है। इन्होंने प्लेटो का ही उपादर्श राज्य का सिद्धांत उठा लिया है, उसी में ही थोड़े बहुत परिवर्तन कर दिए हैं और अपना आदर्श राज्य का विचार इन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। कि उन्होंने जो वर्ग विभाजन किया है, वर्ग विभाजन उन्होंने आयु के अनुसार किया है। एक ही व्यक्ति अपने जीवन काल में पुरोहित भी होगा, सैनिक भी होगा, न्यायाधीश भी होगा। तो इससे क्या होता है कि इससे समाज में एक आयु वर्ग के जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगी। एक ही आयु वर्ग के लोग जब केवल एक ही काम को करेंगे, वो किसी दूसरे काम को नहीं करेंगे, तो उनकी संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ती है। ये है इनके सिद्धांत की आलोचना। अब ये तो था इनका आदर्श राज्य का सिद्धांत। अब हम इनका देख लेते हैं दूसरा जो संपत्ति से संबंधित इनका सिद्धांत है। संपत्ति संबंधित सिद्धांत देख लेते हैं कि इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। ये क्रम मैंने ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ ही रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। फिर संपत्ति से संबंधित उनके विचार क्या थे कि देखिए उन्होंने प्लेटो ने जो साम्यवाद का सिद्धांत दिया था, संपत्ति से संबंधित साम्यवाद का सिद्धांत, उस सिद्धांत की उन्होंने आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि देखिए संपत्ति का साम्यवाद नहीं सही है, व्यक्तियों के पास निजी संपत्ति होनी चाहिए। ठीक है, निजी संपत्ति अवधारणा के समर्थक थे। इन्होंने संपत्ति पर जो विचार दिए हैं अपने, वो दिए हैं पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स की जो पहली पुस्तक है उसमें 3 अध्याय इन्होंने संपत्ति से संबंधित दिए हैं। ठीक है, संपत्ति संबंधी विचार दिए हैं। इनका जो संपत्ति पर विचार क्या था, वो क्या था कि जो निजी संपत्ति है, निजी संपत्ति अनिवार्य है। इसके बिना व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। कि अगर व्यक्ति के पास निजी संपत्ति नहीं होगी तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर ही नहीं सकता। निजी संपत्ति व्यक्ति के पास होना अनिवार्य है। निजी संपत्ति होगी तो तभी व्यक्ति क्या करेगा, अवकाश ग्रहण करेगा। अवकाश ग्रहण करेगा तो वो राज्य शासन कार्यों में भाग ले सकेगा। ये मूल रूप से उनकी मान्यता थी। जिस व्यक्ति के पास निजी संपत्ति नहीं होगी तो वो अवकाश भी नहीं ले पाएगा, और अवकाश नहीं ले पाएगा तो वो जो शासन कार्य है, शासन कार्यों में भागीदारी नहीं निभा पाएगा। संपत्ति से उन्होंने अर्थ क्या बताया था कि देखिए जो संपत्ति है, संपत्ति उन वस्तुओं का संग्रह है जो राज्य या परिवार में जीवन व्यतीत करने हेतु आवश्यक है। इसमें दैनिक जीवन की सभी वस्तुएं शामिल हैं। संपत्ति का अर्थ उन्होंने यही बताया कि जो संपत्ति है, संपत्ति ऐसी वस्तुओं का, ऐसी चीजों का संग्रह है जो कि राज्य और परिवार को चलाने के लिए आवश्यक है, जिनकी हमें दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती है। वो सभी वस्तुएं संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। मुख्य रूप से उनका संपत्ति से संबंधित यही अर्थ था। फिर हम देखते हैं संपत्ति का औचित्य उन्होंने क्या बताया। औचित्य क्या है कि देखिए जो संपत्ति है, संपत्ति व्यक्ति में नैतिक गुणों का विकास करती है। जिस व्यक्ति के पास संपत्ति होती है उसमें दान,
क्षमा, सेवा भाव जैसे गुणों का विकास होता है। एक तो ये औचित्य है संपत्ति का। दूसरी, यह जीविका का साधन है, ये तो पता ही है, ठीक है, कि संपत्ति के बिना व्यक्ति का जो जीवन है, जीवन मुश्किल हो जाता है, जीविका का साधन है, ये भी औचित्य है संपत्ति का। फिर तीसरा औचित्य उन्होंने बताया कि यह अवकाश प्रदान करती है, जो सबसे मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उनके इस सिद्धांत का, कि अवकाश वही व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा जिस व्यक्ति के पास संपत्ति होगी। अगर व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं होगी तो उसे अवकाश भी नहीं मिल पाएगा, और अवकाश नहीं मिल पाएगा तो वो शासन कार्यों में भागीदारी नहीं निभा पाएगा। ठीक है, ये हो गया संपत्ति का औचित्य। संपत्ति के प्रकार कितने बताए हैं, हमें पता है, हमने पहले भी पढ़ा है, 2 प्रकार। कौन कौन से? पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव में कौन कौन सी संपत्ति आएगी? सजीव में आएगी दास, पालतू पशु आदि। निर्जीव में आएगी खेती, मकान, हथियार, ये सारी चीजें कैसे आएगी? ये सारी चीजें निर्जीव संपत्ति में आएंगी। फिर संपत्ति की उन्होंने क्या विशेषताएं बताई हैं? 2 प्रकार की विशेषताएं बताई हैं उन्होंने। कौन कौन सी? पहली तो है कि जो संपत्ति है, संपत्ति को राज्य का संरक्षण मिलना आवश्यक है। राज्य का संरक्षण कैसे मिलेगा? कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है उस व्यक्ति को राज्य से सुरक्षा मिलनी जरूरी है। अगर व्यक्ति को राज्य से सुरक्षा नहीं मिल पाएगी तो जो व्यक्ति की संपत्ति है उस संपत्ति को कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेगा, समाज में छीना झपटी की स्थिति पैदा हो जाएगी और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो व्यक्तियों के पास जो संपत्ति है उसे राज्य द्वारा संरक्षण मिलना जरूरी है। दूसरा, संपत्ति को सामाजिक मान्यता मिलनी जरूरी है। सामाजिक मान्यता कब मिलेगी? सामाजिक मान्यता तभी मिलेगी जब व्यक्ति ने जो अपनी संपत्ति है वो संपत्ति वैध तरीके से कमाई हो। वैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को ही सामाजिक मान्यता मिल पाएगी। इसीलिए संपत्ति का अर्जन किया जाए तो वो वैध तरीके से हो, अवैध तरीके से संपत्ति का अर्जन ना किया जाए। ठीक। संपत्ति संग्रह की सीमाएं, कौन कौन सी सीमाएं बताई है उन्होंने संपत्ति के संग्रह की? तो इसमें सबसे पहले तो यही आ जाता है कि असीमित संपत्ति का अर्जन नहीं। असीमित संपत्ति का अर्जन क्यों नहीं होगा? उनका मानना था कि देखिए, अगर आप असीमित संपत्ति का अर्जन करते हो तो यह आपके नैतिकता के विकास में बाधक होगी, आपकी नैतिकता में बाधक होती है। व्यक्ति में जब उसके पास ज्यादा संपत्ति आ जाती है तो ज्यादा संपत्ति आने से व्यक्ति में दुर्गुणों का विकास होना शुरू हो जाता है। इसलिए संपत्ति की केवल अर्जन करना है, सीमित मात्रा में संपत्ति का अर्जन करना है। दूसरा, वैध तरीके से संपत्ति कमानी है। ठीक है, अवैध तरीके से चोरी, गुंडे, डकैती, इस तरीके से संपत्ति नहीं कमानी है, बल्कि वैध तरीके से संपत्ति की कमाई करनी है। थर्ड, उन्होंने ब्याज को पूर्ण रूप से वर्जित बताया है। उनका कहना था कि जो संपत्ति है, संपत्ति का जन्म किस लिए हुआ है? संपत्ति का जन्म हुआ है, मुद्रा का जन्म हुआ है, वस्तु विनिमय के लिए हुआ है। ठीक? और अगर आप मुद्रा से ब्याज पर पैसे कमा रहे हो तो उस तरह से क्या हो रहा है? उस तरीके से आप एक तरीके से संपत्ति से उसके बच्चे पैदा कर रहे हो, जबकि ये काम मुद्रा का नहीं है। मुद्रा का काम केवल क्या है? मुद्रा का काम केवल वस्तु विनिमय में सहायक होना है। बच्चे पैदा करना या ब्याज बढ़ाना मुद्रा का काम नहीं है। तो ये थी संपत्ति संग्रह की सीमाएं। अब संपत्ति अर्जन किस तरीके से, उन्होंने कहा किस तरीके से संपत्ति अर्जन की जानी है, ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो संपत्ति का अर्जन है वो प्राकृतिक ढंग से होगा। इसमें खेती कार्य उन्होंने महत्वपूर्ण बताया है, कृषि कार्य। फिर दूसरा, अप्राकृतिक ढंग, इसको उन्होंने बताया है कि मनुष्य लोभ और लालच में आकर व्यापार, ब्याज, इस तरीके से पैसे कमाना शुरू कर देते हैं, जो कि संपत्ति कमाने का सही तरीका नहीं है। इस तरीके का उसने विरोध किया है और इस तरीकों को, प्राकृतिक तरीके को, उसने संपत्ति अर्जन का सही तरीका माना है अरस्तु। फिर संपत्ति का विनिमय, संपत्ति विनिमय के भी उसने 2 तरीके बताए हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो होगा नैतिक विनिमय और दूसरा होगा अनैतिक विनिमय। नैतिक विनिमय में क्या होगा कि जो संपत्ति है, संपत्ति का विनिमय, विनिमय यानी कि लेन देन, वो प्राकृतिक न्याय के अनुसार होगा। ठीक है, न्याय सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा, किसी के साथ कोई छल कपट, कोई बेईमानी नहीं की जाएगी। अनैतिक विनिमय कैसे होगा कि अगर आप किसी की मजबूरी का लाभ उठाकर कोई विनिमय कर रहे हो तो ये विनिमय कैसा होगा? ये विनिमय अनैतिक विनिमय होगा कि आपको किसी व्यक्ति की मजबूरी का लाभ उठाकर विनिमय नहीं करना है। आपको जो विनिमय कार्य संपादित करना है वो नैतिक रूप से करना है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार करना है। फिर संपत्ति वितरण के इन्होंने 3 तरीके बताए हैं। सबसे पहला तो है सामूहिक स्वामित्व व सामूहिक उपयोग। सामूहिक स्वामित्व और सामूहिक
उपयोग कैसा होगा कि देखिए जिस जो संपत्ति है या फिर जो भी संसाधन है, सभी संसाधनों पर सभी व्यक्तियों का अधिकार है। एक भूमि का टुकड़ा है, उस भूमि के टुकड़े पर सभी व्यक्तियों का अधिकार है। सभी व्यक्ति उस भूमि के टुकड़े पर कार्य करेंगे और उस कार्य के करने के बाद में जो भी लाभ होगा, जो भी फसल पैदा होगी, वो सब लोगों में बांट दी जाएगी। इस व्यवस्था को उन्होंने खराब व्यवस्था कहा। उनका कहना था कि देखिए जो वस्तु सबकी होती है वो किसी की नहीं होती। उस वस्तु पर अधिकार तो सभी व्यक्ति जमा लेते हैं, लेकिन उससे संबंधित जो कार्य करने होते हैं, जो कर्तव्य निभाने होते हैं, वो कर्तव्य कोई नहीं निभाना चाहता। इसलिए इस व्यवस्था को, इस तरीके को उन्होंने खराब माना है, गलत माना है। ठीक है, इसका इन्होंने विरोध किया कि ये तरीका सही नहीं है संपत्ति वितरण का। दूसरा है सामूहिक स्वामित्व व व्यक्तिगत उपयोग। कि देखिए ये व्यवस्था कैसी होगी, इस व्यवस्था में क्या होगा कि जो उत्पादन के संसाधन है, ठीक है, या प्राकृतिक संसाधन है, उन संसाधनों पर हक तो सभी व्यक्तियों का होगा, सभी व्यक्तियों का हक होगा। और जब फसल या संपत्ति को बांटने का समय आएगा तो वह व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों के बीच में आपस में बांट दी जाएगी। भूमि पर स्वामित्व तो सभी का है, संसाधनों पर स्वामित्व तो सभी का है, लेकिन बंटवारा कैसे हो रहा है? बंटवारा व्यक्तिगत रूप से हो रहा है। इसको भी उन्होंने अव्यवहारिक बताया है। इसको उसने कहा है कि देखिए जब संपत्ति पर किसी का मालिकाना हक ही नहीं होता है तो जो लोग होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उन नागरिकों में जो काम करने की प्रेरणा होती है, काम करने की प्रेरणा नहीं होती है, व्यक्ति लगन से काम नहीं करते हैं, तो इसलिए इसका भी उन्होंने समर्थन नहीं किया है। थर्ड है व्यक्तिगत स्वामित्व सामूहिक उपयोग। इसका उन्होंने समर्थन किया। क्यों समर्थन किया? क्योंकि देखिए उनका मानना है कि जो किसी भी एक संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का आप स्वामित्व स्थापित कर देते हो कि जो ये संसाधन है, ये संसाधन अमुक व्यक्ति का है, तो जो वो एक व्यक्ति होगा वो अपने संसाधन में वृद्धि करने के प्रयास करेगा। वो प्रयास यही करेगा कि जो उसके संसाधन है उसके संसाधनों में लगातार वृद्धि होती रहे। और इसमें फिर क्या होता है कि इसमें जो अमीर व्यक्ति होते हैं, अमीर व्यक्ति अपनी संपत्ति का एक हिस्सा सामूहिक उपयोग के लिए दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे समाज में उत्पादन के साधनों में भी वृद्धि हो रही है, इससे समाज में संपत्ति में भी वृद्धि हो रही है और सभी व्यक्तियों को लाभ भी मिल पा रहा है। तो इसे उन्होंने सबसे अच्छी, सबसे बेहतर व्यवस्था माना था। दूसरा उनका कहना था कि अगर किसी व्यक्ति को दान देना है, कोई संपत्ति दान में देनी है, ना इस तरीके में आप किसी को अपनी संपत्ति दान कर पाएंगे, ना इस तरीके में आप किसी को अपनी संपत्ति दान कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका किसी भी संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व होगा तो उस संपत्ति को आप किसी दूसरे व्यक्ति को दान में भी दे सकते हैं। ये थे संपत्ति संबंधी सिद्धांत से संबंधित उनके विचार। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।